Dear students, today we shall discuss about decision making, concepts and techniques of decision making. यानी निर्णयन क्या है और इसके कौन कौन सी विधियां हैं. पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, whatever a manager does, he does through decision making. एक प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णय के माध्यम से करता है. इस कहावत से निर्णय लेने की जो महत्व है, इम्पॉर्टेंस है, वो स्पष्ट होती है कि प्रबंधक द्वारा एक व्यवसाय में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं. प्रबंधक हर व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है. प्रबंधक के कार्यों पर ही किसी प्रबंध की तरक्की, उन्नति, विकास और जो लाभ कमाने की क्षमता है वो निर्भर करती है. और पीटर एफ ड्रकर ने ये कहकर कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है वो निर्णय करता है, डिसीजन लेता है और उनको लागू करता है, तो निर्णय के महत्व को दर्शा दिया. वैज्ञानिक हेनरी फयोल ने प्रबंध क्या है, प्रबंधक क्या करता है, इस बारे में अपनी परिभाषा में बताया जो हमने पिछले लेक्चर्स में जाना. हेनरी फयोल ने कहा, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. यानी प्रबंध 5 कार्यों का समूह है जो प्रबंधक द्वारा किए जाते हैं. आज जिनको हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल इन नामों से जानते हैं. और यही हमारा मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस भी कहा जा सकता है. मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर्स हैं और 2-2, 3-3 चैप्टर इन सभी कार्यों से संबंधित हैं. तो एक प्रबंधक इन सभी कार्यों के लिए निर्णय लेता है. प्लानिंग करेगा तो किस काम को कब करना है, कैसे करना है, किन के द्वारा किया जाना है. बहुत से विकल्प होते हैं, बहुत से कर्मचारी संस्था में काम कर रहे हैं, उनमें से किन को काम सौंपना है, कब कौन सा काम शुरू करना है. बहुत से विकल्प होते हैं हर कार्य के लिए. तो उन सभी विकल्पों का चुनाव करना, उनका विश्लेषण करना, गहन अध्ययन करना और उनमें से सबसे अच्छे विकल्प को चुनना. सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, इट इज़ डिसीजन मेकिंग. और चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, हर कार्य के संबंध में प्रबंधक द्वारा प्रतिदिन निर्णय लिए जाते हैं और उनको लागू किया जाता है. इसलिए प्रबंध में निर्णय बहुत महत्व रखता है. आम व्यक्ति उसकी सोच को ही निर्णय मान लेता है. उसके जहन में जो विचार आता है, जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहता हो, उसी को कह देता है मेरा ये डिसीजन है, मैंने ये डिसीजन लिया है, जबकि ये गलत है. डिसीजन वो नहीं जो दिमाग में विचार आया और उसको हमने लागू करने का सोच लिया, बल्कि डिसीजन वो है कि उस विचार पे गहन चिंतन करें और जिस कार्य का विचार दिमाग में आया उस कार्य को करने के और कितने विकल्प हमारे पास हैं और कितने तरीके हैं, उन सब का विश्लेषण करें और उनमें से सबसे बढ़िया विकल्प चुनें. वो डिसीजन कहलाता है. जैसे विद्यार्थी +2 के बाद कॉलेज डिसाइड करते हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है. अक्सर वो किस तरह से डिसाइड करते हैं कि मेरे दोस्त वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं, उस कॉलेज में, वो कॉलेज ठीक रहेगा. कोई भी एक आधार लेकर के ऐसा, और वो तय कर लेते हैं कि ठीक है चलो उसी कॉलेज में चले जाते हैं. या मैट्रिक के बाद स्ट्रीम चूज़ करते हैं कि आर्ट्स साइड में जाना है, कॉमर्स या साइंस, तो उससे संबंधित
जो विचार है वो भी बहुत ज़्यादा विकल्पों का विश्लेषण करने के बाद नहीं निर्णय लिया जाता। तो ये निर्णय नहीं होता, बल्कि जब बहुत सोच विचार और गहन चिंतन के बाद सभी विकल्पों का विश्लेषण करने के बाद सबसे अच्छे विकल्प को चुना जाए, जो बेस्ट हो, बेस्ट अल्टरनेट, और उसको लागू किया जाए, वो निर्णय कहलाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट के स्टूडेंट होने के नाते हमें डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन कहते किसे हैं, इसका अर्थ सही से पता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या चैलेंज है, ये क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उसके सॉल्व करने के तरीके कौन कौन से हैं, डिफरेंट जो अल्टरनेट हमारे पास हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव शुड बी डिसाइडेड। उसके बाद उन सभी विकल्पों का गहन विश्लेषण और चिंतन किया जाता है, उनके बारे में समस्त जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं कि कौन कौन से विकल्प के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या उनमें कमियाँ हैं, क्या क्या उनसे नुकसान होंगे। उसके बाद उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है, उसको लागू किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें 5-6 स्टेप डिसीजन मेकर द्वारा लिए जाते हैं, और डिसीजन उस प्रोसेस का रिजल्ट है, परिणाम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग का अर्थ बताते हुए या डिसीजन का अर्थ बताते हुए कि डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस एंड डिसीजन इज द आउटकम ऑफ सच ए प्रोसेस, कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समस्त तरीकों के बारे में सोचते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनमें से सर्वोत्तम जो विकल्प होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको चुनते हैं, उसको लागू करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया डिसीजन मेकिंग कहलाती है, और इस पूरी प्रक्रिया का जो परिणाम है दैट इज कॉल्ड डिसीजन, उसको हम निर्णय कहते हैं। तो और स्पष्ट करने के लिए निर्णयन को, डिसीजन मेकिंग को हम बता सकते हैं कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करके यह फैसला करना है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे स्ट्राइक हो जाती हैं कई बार फैक्ट्री में, किसी संस्था में, तो प्रबंधक बहुत परेशान हो जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं कि मज़दूरों ने कोई मुद्दा खड़ा कर दिया, सैलरी कम है जी, बोनस नहीं दिया जा रहा, किसी साथी को नौकरी से निकाल दिया, या कोई भी ऐसा मुद्दा लेके स्ट्राइक कर देते हैं। तो उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, प्रॉब्लम खड़ी हो गई, उसको सॉल्व कैसे किया जाए, कौन कौन से विकल्प हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे अगर हम वो डिसीजन ले लेते हैं तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे लॉकडाउन कर देते हैं मैनेजमेंट कि ताला लगा दिया, बैठो जितने दिन बैठना है, जब उब जाओगे तब हम काम शुरू कर लेंगे। अब वो कितने दिन हो सकता है स्ट्राइक और लंबी चल जाए और ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ जाएं संस्था को। तो इसलिए अचानक आए किसी विचार को लागू करना डिसीजन नहीं, बल्कि किसी समस्या के सभी संभव समाधान पता करके उनके प्रॉस एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसान सभी पूरी तरह से विश्लेषण करके उसके बाद सर्वोत्तम जो सॉल्यूशन होता है उसको डिसाइड करना, उसको निर्धारित करना और लागू करना ही डिसीजन होता है। साइमन ने तो यहाँ तक कहा है कि निर्णय लेना ही प्रबंध है, टू मेक डिसीजन इज मैनेजमेंट। तो इस प्रकार पीटर एफ ड्रकर के विचार हों या साइमन के विचार हों, इनसे सिद्ध हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग प्रबंध के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और डिसीजंस प्रबंध के सभी कार्यों का सार होते हैं, आधार होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हर कार्य के लिए होता है। परिभाषाओं से हम और स्पष्ट तौर पे जान पाएंगे कि डिसीजन मेकिंग सही मायने में क्या है। तो कुंटज एंड ऑर्डनल, इन वैज्ञानिकों ने डिसीजन मेकिंग को इस तरह से परिभाषित किया है: डिसीजन मेकिंग इज द एक्चुअल सिलेक्शन फ्रॉम
अमंग अल्टरनेटिव्स ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी काम हमने करना है उसके बहुत से तरीके हमारे पास होते हैं करने के, उनमें से सबसे बढ़िया तरीके का चुनाव करना ही निर्णय लेना कहलाता है कुंटज और के अनुसार। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। 2 या 2 से ज़्यादा विकल्प किसी काम को करने के हमारे पास हों, 2 या 2 से ज़्यादा तरीके हों किसी काम को करने के, तो उनमें से बढ़िया विकल्प कौन सा है यह चुनाव करना ही निर्णय लेना कहलाता है। तो इन परिभाषाओं से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक काम को करने के अगर 1 से ज़्यादा तरीके हों तो उनमें से सबसे बढ़िया तरीके का चुनाव करना ही निर्णय लेना है। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। और अच्छे से समझने के लिए हम डिसीजन मेकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। निर्णय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम अल्टरनेटिव्स। किसी काम को करने के अगर 1 से अधिक तरीके हैं, 1 से अधिक विधियां हैं, तो कौन सी विधि सबसे अच्छी है यह चुनाव करना ही निर्णय है। उदाहरण के लिए, यदि एक संस्था के सामने सेल को इंक्रीज करने की समस्या आन खड़ी हुई हो, सेल इंक्रीज ना हो पा रही हो और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमने अगले सप्ताह, अगले महीने इसको 1.5 गुना या डबल करना है सेल को, तो इसके समाधान के बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे प्राइसेस अगर कम कर दी जाएं तो सेल एकदम से बढ़ेगी, अधिक और अच्छे विज्ञापन दिए जाएं तो भी सेल इंक्रीज हो सकती है, उधार माल बेचना शुरू कर दिया जाए तो भी एकदम से सेल इंक्रीज होगी। अब इनमें से सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है जिसमें खर्च भी अधिक ना आए और रिजल्ट भी हमें सबसे अच्छे मिले, ये चुनना ये डिसीजन कहलाता है। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेट इज कॉल्ड डिसीजन। ये पहली विशेषता है निर्णय की। सेकंड, इट इज बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। यह विवेकपूर्ण चिंतन पर आधारित होता है। हम 2 प्रकार से सोचते हैं, एक रैशनली और एक इमोशनली, क्योंकि हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और एक तरफ का दिमाग इमोशनली सोचता है और दूसरी तरफ का जो हमारा मस्तिष्क है वो रैशनली सोचता है। लेकिन डिसीजन इमोशनली कोई आया, जो विचार आया है हमारा, वो डिसीजन नहीं है। जब हम भावुक हो जाते हैं, भावना में बह के कोई विचार हमारे दिमाग में आता है और उसको हम मान लेते हैं, दैट इज़ नॉट डिसीजन, बल्कि रैशनली, विवेकपूर्ण, तर्कसंगत आधार पे, लॉजिकली जब हम सोचते हैं कि फ़ायदे और नुकसान के आधार पर जब हम कंपेयर करते हैं सभी विकल्पों को और उनमें से सबसे बढ़िया विकल्प का चुनाव करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसीजन। तो इसलिए दूसरी विशेषता डिसीजन मेकिंग की है कि इट इज़ बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। लॉजिकली, रैशनली, विवेकपूर्ण तरीके से सोचना ही निर्णय होता है। तीसरा, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट। जब भी प्रबंधकों के समक्ष कोई चैलेंज होता है, कोई समस्या होती है, तब ही निर्णय की ज़रूरत महसूस करते हैं प्रबंधक। उस समस्या के समाधान के लिए उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, एक विशेष परिस्थिति से कैसे उबरा जाए, उसके लिए कौन कौन से विकल्प हैं, उनमें से सबसे बढ़िया कौन सा है। तो ये सोचने की तभी ज़रूरत महसूस होती है जब कोई प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट या कोई चैलेंज मैनेजमेंट के सामने आता है। फोर्थ, इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। किसी समस्या के समाधान के समस्त संभव तरीकों को नोट कर लिया जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए, तभी सबसे अच्छे तरीके का चुनाव किया जा सकता है। इसलिए
डिसीजन मेकिंग में सभी विकल्पों को पहले जाना जाता है कि कौन कौन से तरीके हैं इस समस्या के समाधान के, उसके बाद उनका मूल्यांकन किया जाता है। इट इज़ एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। निर्णय का, डिसीजन मेकिंग का एक ही लक्ष्य रहता है कि संस्था अपने गोल को कैसे प्रभावी तरीके से प्राप्त करे। और संस्था का, व्यावसायिक संस्था का एक ही गोल होता है, हमेशा एक ही मिशन होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए। तो हर डिसीजन इस गोल को, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया जाता है कि किस तरह से हमारे लाभ अधिकतम हों। इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट, वचनबद्धता या एक वायदा छुपा होता है हर डिसीजन में। क्या वायदा? कि संस्था के लिए हर डिसीजन फायदेमंद सिद्ध होगा, संस्था को हर समस्या से निजात दिलाने के लिए निर्णय लागू किया जाएगा और उसके वो रिजल्ट अवश्य मिलेंगे जिसके लिए वो डिसीजन लिया गया है। तो निर्णय कमिटेड होता है, निर्णय से वो लाभ अवश्य मिलते हैं जिसके लिए वो निर्णय लिया गया है। इट इज़ बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी। डिसीजन मशीनें या कंप्यूटर्स अपने आप नहीं लेते, बल्कि उनको ऑपरेट किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स द्वारा, चाहे प्रबंधक हैं या सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, फॉरमैन, कोई भी जो मैनेजमेंट के तीनों स्तरों पे काम कर रहे लोग हैं, वो हालांकि आजकल वैज्ञानिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, कंप्यूटर्स की मदद ली जाती है डिसीजंस के लिए, डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं। लेकिन डाटा कलेक्शन का काम हो या उसको एनालाइज करना हो, सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव के लिए, हर समस्या के समाधान का जो ह्यूमन ब्रेन है वही निर्णय लेने का कार्य करता है। इट इज़ बोथ ए मैनेजरियल फंक्शन एंड एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। दोहरा स्वरूप है डिसीजन मेकिंग का। ये प्लानिंग का पार्ट है जो कि प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए डिसीजन मेकिंग को प्रबंध का कार्य कह सकते हैं हम, एक उप कार्य है, क्योंकि प्लानिंग के अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं। दूसरी ओर ये एक संगठन की प्रक्रिया भी है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित समस्त कार्य संपन्न किए जाते हैं। इट इज़ द कोर ऑफ प्लानिंग। यह नियोजन का केंद्र बिंदु है, सार है, क्योंकि जितनी भी प्रकार की योजनाएं पिछले लेक्चर में हमने जाना, स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज प्लान्स, चाहे पॉलिसीज़ हों, प्रोसीजर्स हों, एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, रूल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, किसी भी प्रकार की कोई योजना हो, सभी के लिए डिसीजन लेने आवश्यक होते हैं। जैसे रूल्स हम बना रहे हैं अपनी संस्था के लिए, तो सोचना पड़ेगा कि जो जो नियम हमारे द्वारा बनाए गए हैं, क्या उनसे अच्छे, स्ट्रिक्ट और सही और विकल्प भी हमारे पास हैं? अगर हैं तो उन्हें ही रूल्स के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसी प्रकार से कोई भी योजना है, योजनाओं का केंद्र, योजनाओं का सार कहा जा सकता है डिसीजन मेकिंग को। डिसीजन मेकिंग पर ही सारी योजनाएं निर्भर होती हैं, आधारित होती हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगर साउंड है तो योजनाएं बहुत अच्छी तैयार हो जाती हैं, और अगर डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट्स नहीं हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कंसर्न कमेटी अच्छे डिसीजन अगर नहीं लिए जा रहे, तो प्लान बी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट नहीं बन सकती। इट स्टार्ट्स एक्शन। निर्णय का जो प्रभाव होता है, जो परिणाम होता है, वो एक्शन है। यानी जैसे ही कोई डिसीजन हो जाता है उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी एक्शन मैनेजमेंट के शुरू हो जाते हैं, कार्य रूप उस निर्णय को दिया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टार्ट्स एक्शंस इन द इंस्टीट्यूशन। निर्णय लेते ही संस्था में उस निर्णय
से संबंधित कार्य शुरू हो जाते हैं। तो हर कार्य की शुरुआत हम निर्णय को कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है सभी कार्यों का। इट इज़ ए यूनिवर्सल मार्क ऑफ ए मैनेजर। एक प्रबंधक की सार्वभौमिक पहचान है डिसीजन मेकिंग। अगर साउंड डिसीजंस लिए जाते हैं तो मैनेजमेंट को कहा जाएगा कि बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, कमाल की मैनेजमेंट है। और अगर साउंड डिसीजन नहीं लिए जा रहे, डिसीजन मेकिंग में कहीं कोई कमी रह जाती है, प्रोसेस को प्रभावी तरीके से अगर लागू नहीं किया जाता, तो मैनेजमेंट की तरफ उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं और मैनेजमेंट में कमियां साफ नज़र आने लगती हैं। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग एक प्रबंध की पहचान है। इट में भी नेगेटिव निर्णय दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव डिसीजन है, नेगेटिव डिसीजन। जैसे पीक आवर्स हैं, काम शिफ्ट में दिन रात चल रहा हो किसी फैक्ट्री में, और मैनेजमेंट ये डिसीजन ले ले कि हम अगले 15 दिन तक किसी को कोई छुट्टी नहीं अलाउ करेंगे, तो हालांकि एक नेगेटिव डिसीजन है, लेकिन इंस्टीट्यूशन के लिए इसके इफ़ेक्ट पॉजिटिव हैं। तो इस प्रकार के दोनों तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं जो संस्था के लिए सार्थक हों, सही हों, संस्था के हित में हो और संस्था का जो गोल है, मिशन है, लक्ष्य है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके लिए आवश्यक हो। तो इस प्रकार से हम डिसीजन मेकिंग को बखूबी बता सकते हैं, समझा सकते हैं, जान सकते हैं। इसको और स्पष्ट तरीके से जानने के लिए हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। जैसा इस चित्र में दिखाया गया है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रॉब्लम से शुरू होता है, समस्या से। जो फर्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, समस्या की व्याख्या। तो निर्णय प्रक्रिया का ये पहला कदम उस समस्या की जानकारी प्राप्त करना जिसके संदर्भ में निर्णय लिया जाना है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि समस्या कहाँ से शुरू हुई। प्राय पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं वास्तविक कार्य प्रगति में अंतर आ जाने के कारण ही समस्याएं शुरू होती हैं। जो पहले से योजनाएं तैयार की जाती हैं उनको अगर ज्यों की त्यों लागू नहीं कर पाते तो एक समस्या पैदा होती है कि हमारी योजना लागू क्यों नहीं हो पा रही। फिर ये देखा जाता है कि डिफरेंस कहाँ है, क्यों है, किन कारणों से है, योजना लागू क्यों नहीं हो पा रही। अगर इस अंतर का सही कारण पता लग जाए तो समस्या का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। जैसे अगर किसी संस्था में ये डिसाइड किया कि हमने हर महीने 1 लाख यूनिट्स एक प्रोडक्ट की सेल करनी है, ये योजना है संस्था की, और अगर एक्चुअल सेल उनकी 60,000 या 70,000 यूनिट्स हों पर मंथ, तो 40,000 के आसपास जो डिफरेंस है वो मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉब्लम के रूप में सामने आता है कि क्या वजह है कि हम जो सोचा था उतना सेल नहीं कर पा रहे। कारण क्या है, क्या हमारी ऐड ठीक नहीं चल रही, या क्वालिटी में कमी है, या प्राइसेस ज़्यादा हैं, या कंपटीशन बहुत अधिक है, या हमारी सर्विसेज में कहीं कोई कमी है। तो उस समस्या के कारण देखे जाते हैं। फिर उसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, वो सभी नोट किए जाते हैं। उनमें से बेस्ट अल्टरनेट का चुनाव किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, समस्या की व्याख्या करना। सेकंड, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, उन सभी कारणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना जिनकी वजह से समस्या पैदा हुई है, कि क्यों ये समस्या हमें झेलनी पड़ी। जैसे बिक्री का उदाहरण हमने लिया कि अगर 1 लाख रुपए महीने, 1 लाख यूनिट महीने की बेचनी थी और वो 50-60 हज़ार यूनिट तक ही हैं, तो वजह क्या है, उसका गहन विश्लेषण किया जाता है।
उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स कि सोल्यूशन क्या है, अब इसके हमारी सेल कैसे कैसे इंक्रीज हो सकती हैं, कौन कौन से तरीके हैं, क्या ऐड ज़्यादा करें, प्राइसेस कम करें, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करें, या कंपटीशन में बने रहने या आगे बढ़ने के लिए हम कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करें, उनको और किस किस तरह से इम्प्रेस किया जा सकता है। तो सभी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को जाना जाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, उन सभी विकल्पों का जो हमने डिसाइड किए उनका मूल्यांकन किया जाता है कि इनमें खर्चे कितने आएंगे हर विकल्प को लागू करने में और फ़ायदा कितना होगा। तो प्रॉस एंड कॉन्स, लाभ और हानि, खर्चे और फ़ायदे के आधार पर हर विकल्प को पूरी तरह से इवैल्यूएट किया जाता है, उसका गहन अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव, कि सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम का उसका चुनाव कर लिया जाता है। और उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन, निर्णय को लागू किया जाता है। जैसा हमने विशेषताओं में पढ़ा, डिसीजन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी एक्शन। तो कार्य रूप निर्णय को जब दे दिया जाता है तो वो एक्शन में बदल जाता है। और लास्ट फॉलोअप, अनुसरण, हम देखते हैं कि हमने जो डिसीजन इम्प्लीमेंट किया है क्या वो सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या वही रिजल्ट हम प्राप्त कर रहे हैं जिनके लिए हमने वो डिसीजन लिया है। और इस प्रकार से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस संपन्न होता है। तो इसके 7 स्टेप, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, development of alternatives, evaluation of alternatives, selection of the best alternative, execution of decision and follow up। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। जब निर्णय को लागू कर दिया जाता है उसके बाद अगर हम जिन परिणामों के लिए निर्णय लिया गया था वो प्राप्त नहीं कर रहे तो दोबारा से फिर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है और ये प्रोसेस इसी तरह से शुरू हो जाता है और लगातार चलता रहता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्लीज़।